अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में डिफरेंट टूल्स के ऊपर चल रही थी और कल हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, किसी प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर बात हुई थी। ये थे स्टेप्स जो हमने फॉलो करने हैं IRR कैलकुलेट करने के लिए। इसमें अक्सर बच्चों के जहन में रहता है रेट्स की सिलेक्शन, क्या ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है? द आंसर इज़ नो। नॉर्मली हमें जब IRR कैलकुलेट करने को क्वेश्चन दिया जाएगा तो जैसे हमने कल भी एक इलस्ट्रेशन देखी थी जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक या दो इलस्ट्रेशन की थी, दोनों में कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% बताई गई थी। नॉर्मली एक गाइडलाइन है, आपको क्वेश्चन में जब IRR कैलकुलेट करने को कहा जाए और क्वेश्चन में डिसीजन भी लेना होता है फिजिबिलिटी के ऊपर, IRR कैलकुलेशन के लिए तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम यूज नहीं करते, लेकिन डिसीजन के लिए तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करते हैं, उसको IRR से कंपेयर करके फैसला करते हैं। तो रेट्स कौन से दो सिलेक्ट किए जाए, इसकी एक गाइडलाइन है। आई एम अगेन सेइंग दिस इज नॉट अ रूल। गाइडलाइन ये है कि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया होता है तो आप एक रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कोई नीचे ले लें, 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल 5 ले लो, और एक रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो। दिस इज द गाइडलाइन, ठीक है। लेकिन आप दोनों रेट 10 से ऊपर ले लो, दोनों रेट 10 से नीचे ले लो, वो भी इक्वली फुल बटा फुल मार्क्स आपको दिलवाएंगे। लेकिन हम एज अ प्रैक्टिस यही किया करेंगे, जब हमें सवाल आगे नजर आएंगे तो हम दो रेट सेलेक्ट करते हुए एक रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे, एक रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर ले लिया करेंगे। तो एनीवेज दो रेट्स हम लेंगे, दो एनपीवीज आएंगी और उन एनपीवीज और दो रेट्स को लेकर इंटरपोलेशन के फार्मूले से हम IRR एस्टिमेट करते हैं। इंटरपोलेशन के कॉन्सेप्ट को मैंने इस डायग्राम की मदद से आपको एक्सप्लेन किया था। इंटरपोलेशन हमें क्या बेसिकली एस्टिमेट दे रही है, एस्टिमेट एक्यूरेट IRR से कैसे डिफरेंट है, बट और ये डिपेंड कर रहा होता है दो रेट की सिलेक्शन पे, हम कौन से दो रेट ले रहे हैं। बट हमारी आंसर की क्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता, हम जो मर्जी रेट्स ले लें, एज लॉन्ग एज मैथमेटिकली हमने चीजें सही प्रेजेंट कर दी हैं, हमें पूरे नंबर मिल जाते हैं। डिसीजन रूल के रेफरेंस से हमारी बात हुई थी कि हम अगर प्रोजेक्ट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न से ज्यादा है, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, फीजिबल है। लेकिन प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न अगर टारगेट रिटर्न या कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, हम प्रोजेक्ट रिजेक्ट करते हैं और दो प्रोजेक्ट को कंपैरिजन करते हुए जिस प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है वो बेहतर है। हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस किया था और इसमें एक पॉइंट पे हम आके रुके थे जो हमने आज के लिए छोड़ा था कि हमने IRR के ड्रॉबैक में बात लिखी हुई है कि इट गिव्स कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट विद NPV। ये कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट कब आते हैं, इसको जरा हम समझते हैं और क्यों आते हैं, और फिर उसके बारे में कोई गाइडलाइन हमारे पास है तो उस पर बात करते हैं। IRR जब तो हम कोई भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टूल दो एंगल से, दो जिस तरह से डिसीजन लेने के लिए सीख सकते हैं, एक फिजिबिलिटी और एक कंपैरिजन। आप फिजिबिलिटी कर रहे हो, NPV से प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी टेस्ट करो, आप IRR से प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी टेस्ट करो, देयर विल नेवर बी अ कॉन्फ्लिक्ट। इन दोनों असूलों में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता, मतलब दोनों असूल सेम नतीजा देते हैं। अगर एक प्रोजेक्ट NPV मेथड के तहत फिजिबल है तो प्रोजेक्ट IRR मेथड के तहत भी फिजिबल होता है, ठीक है। सो देयर विल बी नेवर बी अ कॉन्फ्लिक्ट, कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। लेकिन जब आप कंपैरिजन में जाते हो, आप दो प्रोजेक्ट कंपेयर करना चाहते हो NPV मेथड के तहत, दो प्रोजेक्ट कंपेयर करना चाहते हो IRR मेथड के तहत कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है। तो जैसे हम यहाँ पे अगर NPV वर्सेस IRR अगर देखें तो यहाँ पे हम कहते हैं देयर मे बी अ कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे भी जरूरी नहीं कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होगा, देयर मे बी अ कॉन्फ्लिक्ट। और इस कॉन्फ्लिक्ट की एग्जांपल हमारे पास प्रोजेक्ट A और प्रोजेक्ट B जो हमने डिस्कस किया पिछले कुछ लेक्चर्स में, उनका डाटा है। आपने जब NPV कैलकुलेट की तो प्रोजेक्ट A की NPV क्या आई थी 14.74 पॉजिटिव। NPV हमने ली थी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, ऐसे ही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% थी। प्रोजेक्ट A की NPV 14.74 थी, प्रोजेक्ट B की NPV 6.67 थी। अगर हम फिजिबिलिटी की बात करें, पहले हम फिजिबिलिटी के रेफरेंस से बात करें, क्या प्रोजेक्ट A फिजिबल है NPV मेथड के तहत? यस। प्रोजेक्ट B फिजिबल है NPV मेथड के तहत? यस। फिर हमने इन दोनों प्रोजेक्ट की IRR भी कैलकुलेट की थी। IRR A की क्या आई थी 17.47 और B की 21.6%। फिजिबिलिटी देखो, क्या प्रोजेक्ट A फिजिबल है? हम फिजिबिलिटी के लिए कंपैरिजन करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ। तो चूंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बड़ा है IRR, चूंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बड़ा है IRR, प्रोजेक्ट फिजिबल। अब देखिए जरा, प्रोजेक्ट A NPV के तहत भी फिजिबल है, IRR के तहत भी फिजिबल है, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। दोनों टेक्निक्स का डिसीजन सेम है। प्रोजेक्ट B NPV के तहत भी फिजिबल है, IRR के तहत भी फिजिबल है, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू टूल्स। तो देयर विल नेवर बी अ कॉन्फ्लिक्ट कि भाई कोई प्रोजेक्ट फिजिबल है, एक प्रोजेक्ट अगर इस टेक्निक से फिजिबल है तो इससे भी फिजिबल होगा, अगर इससे अनफिजिबल है तो इससे भी अनफिजिबल ही होगा। लेकिन अगर हम कंपैरिजन की बात करें A वर्सेस B, NPV के तहत कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है और IRR के तहत, हियर इज द कॉन्फ्लिक्ट। और ये भी हमेशा नहीं होगा, मैं फिर बोल रहा हूं, ये कॉन्फ्लिक्ट कंपैरिजन कभी हमेशा नहीं आता। कुछ सर्टेन हालात हैं जिनमें ये कॉन्फ्लिक्ट हमें नजर आएगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। लेकिन हम कहते हैं यहाँ पे एट टाइम्स, हमेशा नहीं, एट टाइम्स इट गिव्स कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स विद NPV। अब हमने इस पॉइंट को NPV के ड्रॉबैक में तो नहीं पढ़ा था भाई, हमने NPV के ड्रॉबैक में तो नहीं पढ़ा था एट टाइम इट गिव्स कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट विद IRR। क्यों भाई, वहां क्यों नहीं पढ़ा?
एनपीवी इज सुपीरियर टेक्निक। छोटा भाई बड़े भाई से लड़ेगा तो छोटे की गलती है ना, बड़े की गलती तो नहीं है। तो एनपीवी इज बड़ा भाई, तो उसका रिजल्ट आईआरआर से फर्क है, तो इसमें एनपीवी का कोई कसूर नहीं है। वो बड़ा भाई उसकी बात ठीक है, वो बात ठीक कह रहा है। तो आईआरआर अगर एनपीवी से डिफरेंट रिजल्ट देता है तो आईआरआर की खामी है, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ एनपीवी, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये आईआरआर की खामी है कि वो एनपीवी से कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट दे रहा है। जी एनी क्वेश्चन? और मैं यहाँ पे फिर हाईलाइट कर रहा हूँ, मे का वर्ड आया है। ऑलवेज कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट नहीं आएगा, यहाँ पे तो नेवर होगा, और यहाँ पे मे भी कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट। जी एनी क्वेश्चन? कोई सवाल यहाँ तक? जी बेटा, नॉन कन्वेंशनल के ग्राफ को क्या होया जी? नॉन कन्वेंशनल के ग्राफ में क्या चाहिए बेटा? बेटा दो आया। ये आपका, मैंने आपको क्या बताया था कि डिस्काउंट रेट बदलने के साथ एनपीवी में चेंज आता है। कन्वेंशनल कैश फ्लोज में एनपीवी का बिहेवियर ऐसे नजर आता है ग्राफ में। कन्वेंशनल कैश फ्लो में जैसे जैसे डिस्काउंट रेट बढ़ेगा एक्स एक्सिस पे, एनपीवी पॉजिटिव से जीरो, जीरो से नेगेटिव पे जाती है। इस तरह एक ही पॉइंट पे कन्वेंशनल कैश फ्लोज में जीरो डिस्काउंट रेट हमें नजर आ रहा है। लेकिन नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज में जब हम डिफरेंट रेट्स पे कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके एनपीवी कैलकुलेट करते हैं तो बिहेवियर ऐसे नहीं, ऐसे नजर आ रहा है। एक दफा यहाँ पे जीरो रेट हमें नजर आ रहा है, एक साथ जीरो एनपीवी यहाँ नजर आ रही है, एक साथ जीरो एनपीवी हमें यहाँ नजर आ रही है। लेट्स अज्यूम कन्वेंशनल कैश फ्लोज थे तो शायद ये एक 15% रेट था, सिर्फ यहाँ पे एनपीवी जीरो हुई थी। लेकिन नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज में एक शायद ये 9% पे भी जीरो हुई है और एक यहाँ पे 22% पे भी जीरो हो रही है। अब इनमें से 9 और 22 में से ठीक रेट कौन सा है, इस पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी टेस्ट करने जा रहे हो जिसके कैश फ्लोज नॉन कन्वेंशनल हैं तो वहाँ पे आईआरआर का टूल इस्तेमाल ना कीजिएगा, एनपीवी के टूल से ही वहाँ पे फायदा हासिल कीजिएगा। आईआरआर का टूल मे गिव मिस गाइडिंग रिजल्ट। हो सकता है आपने 2 रेट्स लिए आईआरआर 9 आ जाए, लेकिन कोई और 2 रेट लिए आईआरआर 22 भी आ सकता है। अब इन दोनों में से ठीक कौन सा है, देयर इज एन इशू। तो इसलिए हम कहते हैं इसको यूज ही ना करो आईआरआर को इस तरह के सिनेरियो में। जी एनी क्वेश्चन? कोई और सवाल यहाँ तक? अच्छा जी, हम थोड़े से टूल और डिस्कस करते हैं। स्पेशलाइज्ड कैश फ्लोज, एन्युटीज एंड परपेचुइटीज। इनसे भी आपने क्यूएम में अपनी लर्निंग आपने की हुई है जी। तो स्टार्टिंग विद एन्युटी। एन्युटी क्या है? व्हाट इज एन्युटी? इट इज अ सीरीज ऑफ कैश फ्लोज। एक से ज्यादा कैश फ्लोज जब आपको दिए जाएं और उनमें ये 3 खूबियां पाई जाएं, कैश फ्लोज की सीरीज जिसमें ये 3 खूबियां हैं और ये 3 खूबियां एंड के साथ आ रही हैं, इकट्ठे पाई जाना जरूरी है। इक्वल कैश फ्लोज हो एंड अकरिंग एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलर या इक्वल एक ही बात है। और तीसरी बात फॉर डेफिनेट या डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। जब ये तीनों खूबियां उस सीरीज में मौजूद हैं तो हम उस सीरीज को एन्युटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर डाटा दिया जाए ईयर वाइज कैश फ्लोज का 1, 2, 3, 1000, 1000, 1000, तो दिस इज एन एन्युटी। ये एक सीरीज है, एक से ज्यादा कैश फ्लोज है और इस सीरीज में वो तीनों खूबियां पाई जाती हैं। तीनों कैश फ्लोज बराबर हैं, तीनों कैश फ्लोज सालाना एक साल के वक्फे से आ रहे हैं, हर कैश फ्लो दूसरे से 1 साल के वक्फे पे है। और तीसरी चीज डेफिनेट डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम है, कब सीरीज शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है। इस सीरीज को एन्युटी कहा जाता है। वैसे हमने इस सीरीज की अगर प्रेजेंट वैल्यू लेनी हो तो जो अब तक हमारा नॉलेज है हम उसके मुताबिक इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले सकते हैं। लेट्स अज्यूम हमारा डिस्काउंट फैक्टर अगर 10% है तो इस सीरीज के इंडिविजुअल कैश फ्लो को मैं डिस्काउंट करूंगा 10% 1 ईयर, 10% 2 ईयर 8.5, 10% 2 ईयर 8.26, 8.26, 10% 3 ईयर 0.75, 1 और प्रेजेंट वैल्यू लेन की तो 909, 826, 751 सम कीजिए। हम अपने अभी तक के कैश में जो डिस्कशन है उसके नॉलेज से चलें तो इन कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करके हम इस सीरीज की पीवी ले सकते हैं। लेकिन अगर ये सीरीज एन्युटी है तो हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट एन्युटीज की डिस्काउंटिंग का एक एफिशिएंट क्विक वे भी बताती है और वो वैल्यू है जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एनुअल कैश फ्लो मल्टीप्लाइड विद एन्युटी फैक्टर। ये बेसिकली ये फार्मूला ये ड्राइव कहां से हो रहा है? ये ड्राइव बेसिकली इसी कैलकुलेशन से हो रहा है, इसी कैलकुलेशन ड्राइव हो रहा है। जैसे इस कैलकुलेशन से हमने कैसे ड्राइव किया आपके सामने अगर मैं लिखूं तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.909 प्लस 1000 इंटू 0.826 प्लस 1000 इंटू 0.751। 1000 यहां से कॉमन लो तो क्या बच गया 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751। इसको सम करो क्या है 2.486 है, यहाँ पे इसका सम करो तो 2.486 आएगा। तो ये बेसिकली ये है आपका एनुअल कैश फ्लो और ये है आपका एन्युटी फैक्टर। सो एनुअल कैश फ्लो इनटू एन्युटी फैक्टर इज योर प्रेजेंट वैल्यू जो ये आपके सामने यहाँ पे आ रही है 2486। अब हम इस पीवी ऑफ एन्युटी की ये जो कैलकुलेशन हमने देखी उसकी डेरिवेशन मैंने आपको इसी नॉर्मल कैलकुलेशन से सिखाई। इसी कैलकुलेशन की बेस पे मैं आपको अब एन्युटी फैक्टर की डेफिनेशन भी बता सकता हूँ। एन्युटी फैक्टर क्या है
एन्युटी फैक्टर बेसिकली ये क्या है, कहां से आया, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कौन से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो हमारे कैश फ्लोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे कैश फ्लोज के रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का सम। क्योंकि एन्युटी क्या है, जिसमें एक ऐसी सीरीज ऑफ कैश फ्लोज, एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ कैश फ्लोज जिसमें एक से ज्यादा कैश फ्लोज हैं, सो इक्वल कैश फ्लोज हैं, इक्वल इंटरवल पे हैं। तो एनुअल कैश फ्लो उठाओ और मल्टीप्लाई करो एन्युटी फैक्टर से। एन्युटी फैक्टर क्या है, आपके कैश फ्लोज के रेलेवेंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का सम। तो ये आपके कैश फ्लोज 1 2 3, ये उनके रेलेवेंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 2 3, इनका सम, ये आपका एन्युटी फैक्टर। सो आइंदा अगर हमें कोई कैश फ्लोज एन्युटी शेप में दिए जाएंगे तो हम इस तरह इसकी डिस्काउंटिंग करने के बजाय हम इस इक्वेशन से डिस्काउंटिंग करेंगे, और उसमें एन्युटी फैक्टर भी हम इतने लंबे तरीके से नहीं निकालेंगे। हमारे पास एन्युटी टेबल अवेलेबल होता है, हम उससे एन्युटी फैक्टर की वैल्यू उठाते हैं। एन्युटी टेबल की कंस्ट्रक्शन, एन्युटी टेबल की टॉप पे ये फार्मूला भी अवेलेबल होता है एन्युटी टेबल एन्युटी की फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। और ये जनाब हमारे पास इस टेबल की कंस्ट्रक्शन है। 10% 1 ईयर एन 1 का फैक्टर, 10% 2 ईयर 1 + 2, 2 का समेशन हो गया। एन 3 पे 2.487, हमने वहां पे 2.486 लिया है, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, क्योंकि हमने 3 फैक्टर लेता रहता कैलकुलेट करके राउंड ऑफ कर लिए, फिर सम किया तो 2.486 हो गया। लेकिन अगर एक ही फैक्टर इस फार्मूला की मदद से कैलकुलेट करें तो शायद 2.487 आएगा। एनीवेज, तो ये 1 साल का फैक्टर है, ये 1 + 2 का सम है, ये 1 + 3 का सम है, 1 + 4 का सम एंड सो ऑन। आपको जिस भी रेट पे डिस्काउंट करना है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्यूमुलेटिव फैक्टर है जो कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से ड्राइव हुआ है। बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से ही सम लेके ये टेबल बना लिया गया है। तो हमें अगर 3 कैश फ्लोज का डिस्काउंट करना है 10% पे, तो हम सिंपली N3 पे आगे ये वैल्यू उठाएंगे, 1000 × 2.487 प्रेजेंट वैल्यू आ गई। हमें 3 कैश फ्लोज को 3 रेट से मल्टीप्लाई करके फिर सम करने की जरूरत नहीं है, हम एक कैश फ्लोज को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। तो ये है जी एन्युटी की कहानी और एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू की कहानी, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी हुई है जी। एनी क्वेश्चन, एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना, कोई सवाल? एन्युटी टेबल की कंस्ट्रक्शन, इसकी कंस्ट्रक्शन के साथ फार्मूला में अवेलेबल है, फार्मूला लेकिन हम यूज तभी करेंगे जब वैल्यूज टेबल में अवेलेबल ना हो। हमारी प्रेफरेंस यही रहेगी कि हमें जब भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए हम टेबल से उठाएं, हम फार्मूला तब यूज करना प्रेफर करते हैं जब वैल्यू हमें टेबल में ना मिले। अच्छा जी, एन्युटी की टाइप्स पे भी आपकी कुछ बात हुई भी है, ठीक है जी? एन्युटी की टाइप्स कितने टाइप्स ऑफ एन्युटी होती हैं जी? 3 टाइप्स ऑफ एन्युटी, एक नॉर्मल, एक डिलेड और एक एडवांस। नॉर्मल, डिलेड एंड एडवांस। हमें एग्जाम में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे जो क्वेश्चन आ सकते हैं, हमें ये एन्युटी क्यों सिखाई जा रही है? बाज़ औक़ात हम कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं, उन प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज एन्युटी शेप में होते हैं, उनकी कोई पेमेंट्स एन्युटी शेप में है, कभी उनकी रिसीट्स एन्युटी शेप में है। तो अगर हमारे प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज एन्युटी की शेप में हो तो हम एन्युटी के कॉन्सेप्ट्स की मदद से उनकी प्रेजेंट वैल्यू एफिशिएंटली ले पाते हैं, क्योंकि एनपीवी के लिए या आईआरआर के लिए हमें तमाम कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू शेप में लाना है। तो एन्युटी कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने के लिए हम एन्युटी के प्रिंसिपल्स की मदद से एफिशिएंटली डिस्काउंटिंग परफॉर्म कर पाते हैं। हम इस टूल को इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम एग्जाम क्वेश्चन में एन्युटीज की डिस्काउंटिंग एफिशिएंटली कर सकें। सो नॉर्मल, डिलेड एंड एडवांस, इनको समझने के लिए हम डायरेक्ट एक इलस्ट्रेशन 19 पे आ जाते हैं और वहां से तीनों टाइप्स ऑफ एन्युटी और इनकी डिस्काउंटिंग को समझते हैं। ये जी इलस्ट्रेशन 19, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 1000 पर एनम फॉर 5 इयर्स स्टार्टिंग 1 ईयर फ्रॉम नाउ, स्टार्टिंग इमीडिएटली, स्टार्टिंग 4 इयर्स टाइम। तीनों टाइप्स ऑफ एन्युटी यहाँ पे कवर हो रही हैं, हम इनको आइडेंटिफाई भी करते हैं और इनकी डिस्काउंटिंग भी करते हैं। डिस्काउंट रेट हमें बताया गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ एन्युटी और इस एग्जांपल की डिस्काउंटिंग के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक एलैबोरेटेड वे में पहले टाइप्स ऑफ एन्युटी समझाता हूं और उसके बाद हम फिर एन्युटी टेबल की मदद से एफिशिएंट वे में कैलकुलेशंस को भी देखेंगे। तो फिलहाल हम इलस्ट्रेशन नंबर 19 के रेफरेंस से मैं एक टाइमलाइन ड्रॉ करता हूं। यह है जी आज, और यह है 1 ईयर, आज से 1 साल बाद, 2 ईयर, 3, 4, 5, 6, 7 एंड गालिबन 8 तक कहानी जाएगी हमारी। हमें 3 केसेस दिए गए हैं, 5 दफा 1000 का कैश फ्लो है। केस नंबर 1 स्टार्टिंग कब? 1 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 1 साल बाद, मतलब आज से 1 साल बाद 1000, फिर 1000, फिर 1000, टोटल 5 कैश फ्लो 1000 के शुरू होने हैं साल बाद। केस नंबर 1। केस नंबर 2 इमीडिएटली, मतलब पहला 1000 यहीं पे आ जाएगा, टोटल 5 आने हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तीसरा केस स्टार्टिंग इन 4 इयर्स टाइम, मतलब पहला 1000 यहाँ पे आएगा, ये पहला 1000 है, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ।
मैंने ये जो एग्जांपल है इसको टाइमलाइन पे प्लॉट कर दिया, इसके कैश फ्लोज एक टाइमलाइन पे प्लॉट कर दिया, वक्त के साथ एनुअल इंटरवल्स पे ये कैश फ्लोज कैसे दिख रहे हैं, और यहीं से हम इनकी टाइप्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज नॉर्मल, वो सीरीज ऐसी एन्युटी जो एक साल बाद शुरू हो उसको हम नॉर्मल एन्युटी कहते हैं। ऐसी सीरीज जो इमीडिएट शुरू हो जाए उसको हम एडवांस एन्युटी कहते हैं, और ऐसी सीरीज जो डिले के साथ शुरू हो, मतलब बियॉन्ड 1 जाए, वो 2 से शुरू हो जाए, वो 3 से हो, या कहीं से भी आगे से शुरू हो, उसको हम डिलेड एन्युटी कहते हैं। सो नॉर्मल एन्युटी, एन्युटी विच स्टार्ट्स आफ्टर 1 year, एडवांस एन्युटी, an annuity which starts immediately, delayed annuity, an annuity which starts beyond 1, एक के बाद शुरू होनी है, वो 2 से शुरू हो तो भी delayed है, 3 से शुरू हो तो भी delayed है, 8 से शुरू हो, 7 से शुरू हो तो भी delayed है। Any annuity which starts beyond 1, that is delayed। अच्छा, जब हमें कहा गया है इन तीनों एन्युटीज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना, तो एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना भी हमने सीखा कैसे आती है। पीवी इज इक्वल टू एनुअल कैश फ्लोज मल्टीप्लाइड विद एन्युटी फैक्टर। तो हमारे पास 3 केसेस हैं जी, तीनों केसेस में एनुअल कैश फ्लोज तो सेम है। 3 केसेस हैं जी, ये 1 है, ये 2 हो गया, और ये हमारा 3 हो गया। तीनों केसेस में एनुअल कैश फ्लोज तो सेम है, और वो है जी 1000। लेकिन तीनों केसेस में एन्युटी फैक्टर डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि एन्युटी फैक्टर की डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ रेलेवेंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो हम काम क्या करते हैं, जरा प्रेजेंट वैल्यू टेबल पर जाइए, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल पे नहीं, प्रेजेंट वैल्यू टेबल पर जाइए, और 10% के फैक्टर 1 पे 0.909, 2 पे 0.826, 0.751, 0.683, 621, 564 जी, 51, 3, 4, 6, 7। अच्छा जी, ये जी हमारे पास वैल्यूज आ गए हैं डिस्काउंट फैक्टर की। अब हम एन्युटी फैक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक हर कैश फ्लोज का सूटेबल डिस्काउंट फैक्टर बनाते हैं। हमारी पहली सीरीज नॉर्मल एन्युटी है। नॉर्मल एन्युटी शुरू होती है 1 से और खत्म हो रही है 5 पे। तो इस एन्युटी के लिए जो सूटेबल एन्युटी फैक्टर है वो सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 से लेके 5 तक। हमारी पहली एन्युटी का सूटेबल एन्युटी फैक्टर 1 से 5 तक के फैक्टर का सम है। हमें 1 से 5 के फैक्टर को मैनुअली ऐड अप करने की जरूरत शायद नहीं है। हम अगर एन्युटी टेबल पे जाएं, 10% N5 पे जाएं, तो वो N5 1 से 5 का सम ही है। तो N5 से मुझे सम बता दो, 3.791। मुझे मैनुअली यहाँ से सम लेने की जरूरत नहीं है, मैंने N5 पे जाके वैल्यू उठा ली, क्योंकि N5 जो एन्युटी टेबल है वो क्यूमुलेटिव टेबल पर बनता है। N5 1 से 5 का सम है, N10 1 से 10 का सम है, एंड सो ऑन। तो मुझे 1 से 5 का सम चाहिए था, मैंने वहां से उठा लिया। सो नॉर्मल एन्युटी का केस, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना सबसे सिंपल, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड। डायरेक्टली एन्युटी टेबल से हमें एन्युटी फैक्टर मिल जाता है, कोई सोचो विचार, कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, अगर मैं अब एडवांस एन्युटी पे आता हूं, जो कि मेरी शुरू हो रही है आज और खत्म हो रही है 4 पे, शुरू हो रही है आज और खत्म हो रही है 4 पे, ये पीरियड मेरे n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अगर मैं N4 पे जाऊं, अगर मैं N4 पे जाऊं, तो N4 का एन्युटी फैक्टर क्या है? N4 का एन्युटी फैक्टर कितना जी? 3.17। क्या ये मेरा एन्युटी फैक्टर मेरे तमाम कैश फ्लोज के डिस्काउंट फैक्टर का सम है? नो। मेरे कैश फ्लोज कितने हैं? 5 कैश फ्लोज हैं, लेकिन ये फैक्टर 4 फैक्टर का सम है। कौन कौन से 4 फैक्टर का? 1, 2, 3, 4। इन कैश फ्लोज के रेलेवेंट फैक्टर का सम आ गया, एक कैश फ्लो का रेलेवेंट फैक्टर इसमें एडजस्ट नहीं हुआ। तो जनाब, ये जो कैश फ्लो है कौन सा है? आज, टुडे के कैश फ्लोज का रेलेवेंट फैक्टर इज, हमें 5 कैश फ्लोज के फैक्टर का सम चाहिए था। 1 से 4 का सम मुझे एन्युटी टेबल से मिल गया। जो आज का पहला कैश फ्लो है, इसका फैक्टर मैं मैनुअली एडजस्ट करूंगा। जो एडवांस कैश फ्लो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में होता है, उसका डिस्काउंट फैक्टर हम हमेशा 1 लेते हैं। तो जनाब, इसमें मैं मैनुअल एक एडजस्टमेंट डालता हूं 1 की। लीजिए जी, यहां पे सॉरी प्रेजेंट वैल्यू में लेना भूल गया, 3791, और यहां पे इट इज 4170। हमें मैंने एक आपको जो डेफिनेशन दी एन्युटी फैक्टर की, सम ऑफ रेलेवेंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। हर कैश फ्लो का रेलेवेंट फैक्टर लेना है और उन फैक्टर्स को ऐड अप कर दीजिए, वो आपका एन्युटी फैक्टर बन जाता है। नॉर्मल एन्युटी और एडवांस एन्युटी को डील करने का तो यही एक तरीका है जो आपसे मैंने शेयर कर लिया। डिलेड एन्युटी को डील करने के 2 अल्टरनेटिव मेथड होते हैं। अब हो सकता है आप में से किसी बच्चे ने मेथड 1 पढ़ा हो, किसी बच्चे ने मेथड 2 पढ़ा हो। मैं यहाँ पे क्लास में 2 मेथड डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक जो कॉन्सेप्ट आपको दिया ना, सम ऑफ रेलेवेंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, उसी के बेस पे लेके आपको चलता जाता हूँ। तो अब मुझे, अगर मैं तीसरे केस पे आऊँ, मेरा तीसरा केस शुरू कब हो रहा है?
4 साल बाद खत्म कहां पे हो रहा है? 8 साल बाद। तो इसका मतलब मुझे किन फैक्टर का सम चाहिए? 4 से 8 का सम। एन्युटी टेबल में 4 से 8 का सम तो रेडीली अवेलेबल नहीं होता। N4 पे जाओ 1 से 4 का सम, N7 पे जाओ 1 से 7 का सम, N8 पे जाओ 1 से 8 का सम। तो मुझे तो चाहिए 4 से 8 का सम। तो मुझे जरा 1 से 8 का सम बताओ क्या है? 5.335। ये 1 से 8 का सम है, लेकिन मुझे 1 से 8 का सम नहीं चाहिए, इसमें से 4 का नहीं भाई। डायग्राम बनिए ना, इसको देख लो। मैंने जो वैल्यू उठाई है ये 8 का सम आ गया है, ये सब का 8 का सम आ गया। तो भाई मुझे तो यहां तक चाहिए था, यहां तक। तो जो नहीं चाहिए वो निकालो। और ये जो आपने अभी पहले स्टेप पे गलती की, ये मोस्ट कॉमनली रिपीटेड एरर है कि 4 माइनस कर दो। भाई 4 क्यों माइनस करें? 4 तो मेरा कैश फ्लो है। मेरा कैश फ्लो जिन पीरियड में नहीं है वो पीरियड मैंने माइनस करना। तो मेरा कैश फ्लो 3 सालों में नहीं है, 4th पीरियड से मेरा कैश फ्लो शुरू हो रहा है। मुझे 4, 5, 6, 7, 8 का सम चाहिए। तो 8 का जब सम ले लिया टोटल, तो इसमें से जो पीरियड का सम नहीं चाहिए वो निकालो। N3 पे सम है 2.487। लीजिए जी, ये फैक्टर बन गया। और प्रेजेंट वैल्यू 2848। ये है जी 3 प्रेजेंट वैल्यूज। 3 एन्युटीज हमें दी गई थी, उन 3 एन्युटीज की प्रेजेंट वैल्यू। डिलेड एन्युटी पे जैसे मैंने बात की, एक अल्टरनेटिव मेथड भी इसकी कैलकुलेशन का है, लेकिन उस मेथड को फिलहाल आप होल्ड पे डाल दीजिए। ये एक सिंपल लॉजिकल सा मेथड है, इजी टू रिमेंबर है कि भाई सम ऑफ रेलेवेंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। 4 से 8 का सम चाहिए, 8 का सम लो, 3 का माइनस कर दो। तो मैंने ये जो वैल्यू ली है, ये एन्युटी फैक्टर है 1 to 8। इसमें से ये वैल्यू मैं माइनस कर रहा हूं। ये एन्युटी फैक्टर है 1 से 3 का। तो रिजल्टेंटली जो वैल्यू बचती है वो एन्युटी फैक्टर बचता है 4 से 8 का। 1 से 8 का फैक्टर लिया, उसमें से 1 to 3 का फैक्टर माइनस कर दिया, रिजल्टेंटली 4 to 8 का फैक्टर हमें बच गया। बेटा हम ले रहे हैं या दे रहे हैं उसकी तो हमने बात ही नहीं की। वो तो जब हम प्रोजेक्ट पे जाएंगे हमें इनफ्लोज बताया जाएगा, हमें आउटफ्लोज बताया जाएगा, कब इन्वेस्टमेंट हो रही है, एक दफा हो रही है या एन्युटी की शेप में इन्वेस्टमेंट हो रही है, रिटर्न कब आ रही है, क्या एन्युटी की शेप में आ रही है, सालाना का फर्क है। जब हमें कैश फ्लोज बताए जाएंगे, इनफ्लोज है या आउटफ्लोज है, इन्वेस्टमेंट है या रिटर्न है, उसके मुताबिक हम डिस्काउंट कर लेंगे। फिलहाल तो हम डीलिंग विद एन्युटीज पे बात कर रहे हैं। अभी हम इसको प्रोजेक्ट पे लेके जाएंगे, एन्युटीज को प्रोजेक्ट का हिस्सा भी बनाना हम सीखेंगे, बट फिलहाल हम स्टैंड लोन सिर्फ एन्युटी की डिस्काउंटिंग के कॉन्सेप्ट को रिकैप रिवाइज कर रहे हैं। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये एक छोटी सी एक्टिविटी इलस्ट्रेशन 20, ये आपकी क्लासरूम असाइनमेंट है। इसमें ये 1, 2, 3, 4 कैलकुलेशन है जी, आपको परफॉर्म करनी है। इन चारों कैलकुलेशन की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। और यहाँ पे असूल याद रखिएगा, जैसे इस केस में आपको 25 साल का एन्युटी फैक्टर टेबल से नहीं मिलेगा, आपको फार्मूला से निकालना पड़ेगा। तो जहाँ पे टेबल इस्तेमाल होता कीजिए, जहाँ पे टेबल इस्तेमाल नहीं होता फार्मूला इस्तेमाल कीजिए। ये चारों कैलकुलेशन हर बच्चे के रजिस्टर पे चाहिए। जी बेटा, बेटा वो फार्मूला इधर जाओ, एंड पे फार्मूला लिखा हुआ है। ये टेबल हमें एग्जाम में मिलना है, उस टेबल की टॉप पे ये फार्मूला आ रहा है। R1 R2 और उसके अंदर कॉस्ट में कर ले भाई, इससे कंफर्टेबल ऐसे कर ले भाई।
बेटा इसके लिए आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है आप, ठीक है ना। अब आप सिंपली सिर्फ देखिए, वो तो मैंने समझाने के लिए बना दिया ना आपको टाइमलाइन। अब आपको देखना है भाई मुझे 3 से 15 तक का सम चाहिए, कहाँ से आएगा? 15 का सम लेंगे, ये 1 से 15 का सम होगा, तो क्या नहीं चाहिए? 1 से 2, ठीक है। तो अब यहाँ से फॉलो करेंगे टाइमलाइन। आपको मैंने इस एग्जाम्पल के लिए एक बार बता दी, हर क्वेश्चन के टाइमलाइन थोड़ी बनानी है आपने। जैसे इस केस में पहली एग्जाम्पल की प्रेजेंटेशन आपकी रहेगी 3000 मल्टीप्लाइड विद 15% 15 ईयर। 15% 15 ईयर क्या है जी? 847 और 15% 2 ईयर 626। लीजिए जी, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। ये आपका 1 से 15 का सम आ गया और आपको इसमें से 1 से 2 नहीं चाहिए। 1 से 15 आ गया, 1 से 2 नहीं चाहिए, ये 1 से 2 1 और 2 का सम माइनस कर दिया, तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ से आ गई। जी तो ईयर के शुरू में आ जाए तो फिर एडवांस बन जाती है ना भाई। जरा टाइमलाइन का मतलब समझ लीजिएगा एक दफा। जरा अक्सर बच्चों को एक बच्चे ने सवाल किया तो मुझे लगा टाइमलाइन का मतलब आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। जब भी ये जो कैश फ्लोज में 3 1 2 लिखा होता है तो ये 1 2 3 आपके सामने नजर आ रहा है। टाइमलाइन ने बनाई इसलिए थी आपको पता लग जाए। 1 का मतलब क्या है? आज से 1 साल बाद। जो 2 का मतलब है वो क्या है? आज से 2 साल बाद, ठीक है। कैलकुलेटर में जब कैलकुलेट करेंगे तो आप बात करना चाह रहे हैं इलस्ट्रेशन 3 के रेफरेंस से जी। 0 का तो बेटा हमेशा 1 होता है ना, वो तो मैनुअली डाटा से ऐड होगा, वो तो डाटा से मैनुअली ऐड करोगे आप, क्योंकि फार्मूला तो n के हिसाब से बना हुआ है। n 15 फीट करोगे, 1 से 15 का सम आ जाएगा, तो आपको तो 0 से 15 चाहिए, तो 0 का फैक्टर लादा से, क्योंकि आपके टोटल कैश फ्लो 16 है। फार्मूला में n में 15 फीट करने से 1 से 15 का सम मिल रहा है। जी पहले केस का आंसर क्या जी? पहला केस 12663, दूसरा क्वेश्चन 28250, तीसरा केस 7885, चौथा केस 29442000। 6% 20 ईयर क्या आ रहा है? 11.46 माइनस 6% 7 ईयर 5.582। लीजिए जी, कुछ कैलकुलेशंस मैंने आपके सामने प्रेजेंट भी कर दी हैं। किसी स्टूडेंट को इनमें कोई दिक्कत, कोई गाइडेंस हेल्प चाहिए तो पूछिए। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ ना, तो उसमें 15,000 बेटा ये गलत कर रहे हो आप, 15 ही करते हैं।
14 का मतलब आप क्या कह रहे हो, आपको 1 से 14 का सम चाहिए। और भैया आपकी कैश फ्लो शुरू कहाँ से हो रही है? 0 से। उंगलियां पकड़ो, 0 1 2 16 हो, 16 पूरे करना भाई। जी, किसी कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस हेल्प चाहिए तो पूछिए। एन्युटी क्या है, टाइप्स ऑफ एन्युटी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना। एन्युटी की डिस्कशन के साथ नेक्स्ट एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट परपेचुटी है। परपेचुटी भी एक सीरीज ऑफ कैश फ्लोज है, इसमें भी इक्वल कैश फ्लोज हैं, इक्वल इंटरवल पे अराइज हो रहे हैं, लेकिन इसका पीरियड इनडेफिनेट या अनडिफाइंड है। और अनडिफाइंड का मतलब हम क्या लेते हैं परपेचुटी की कॉन्सेप्ट में, कि सीरीज शुरू कब हो रही है ये तो पता है, बट सीरीज का एंड लास्ट कैश फ्लो कब अराइज होगा ये हमें नहीं पता। फॉर एग्जांपल हमें कहा जाता है अ कैश फ्लो विल अराइज, सालाना कैश फ्लो 1000 विल अराइज फ्रॉम आफ्टर 1 ईयर फॉर द फोरसीबल फ्यूचर, मतलब कब तक नहीं पता, फॉर फ्यू ईयर्स, क्लैरिटी नहीं है कब खत्म होगी सीरीज। स्टार्टिंग पॉइंट सीरीज का पता है, एंडिंग पॉइंट सीरीज का ना पता हो तो हम उसको परपेचुटी अज्यूम करते हैं। परपेचुटी इज फ्रॉम द वर्ड परपेचुअल, जिसका मतलब हमेशा होता है। हम अज्यूम करते हैं कि जिस सीरीज का एंड हमें नहीं पता शायद वो सीरीज हमेशा चलती रहेगी। जस्ट लाइक एन्युटी, परपेचुटी की भी 3 टाइप्स हैं। जैसे मैं इसी एग्जांपल को मॉडिफाई करूं, शायद एग्जांपल 21 में हमारे पास अवेलेबल है, 21 में यही डाटा अवेलेबल है हमारे पास। ये है जी नॉर्मल परपेचुटी, शुरू साल बाद, खत्म कब नहीं पता। ये है एडवांस परपेचुटी, शुरू इमीडिएटली, खत्म कब इन्फिनिटी नहीं पता। ये है डिलेड परपेचुटी, शुरू 4 साल बाद, खत्म कब नहीं पता। सो जस्ट लाइक एन्युटी, परपेचुटी की भी 4 टाइप्स हैं और 3 टाइप्स हैं, और वो भी सेम क्राइटेरिया पे। ऐसी परपेचुटी जो 1 साल बाद शुरू हो वो नॉर्मल परपेचुटी कहलाती है, ऐसी परपेचुटी जो इमीडिएटली शुरू हो जाए वो एडवांस परपेचुटी कहलाती है, और ऐसी परपेचुटी जो बियॉन्ड 1, 2 3 4 से शुरू हो, 6 से शुरू हो, उसको हम डिलेड परपेचुटी कहते हैं। सो परपेचुटी क्या है और टाइप्स ऑफ परपेचुटी क्या है। अच्छा, जिसके बाद इसकी डिस्काउंटिंग की कहानी, तो इसकी डिस्काउंटिंग की कहानी भी अगर हम एन्युटी की डिस्काउंटिंग समझ चुके हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ परपेचुटी की डिस्काउंटिंग में हमें कोई इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होने वाली। बस हमने ये ख्याल रखना है कि जब हम किसी सीरीज को डिस्काउंट कर रहे होते हैं तो हम एनुअल कैश फ्लो को क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एन्युटी में भी हम सीरीज को डिस्काउंट कर रहे थे, एनुअल कैश फ्लो इनटू क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर, यहां पे भी यही करना है, एनुअल कैश फ्लो इनटू क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर। और क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर के लिए एक जो यूनिवर्सल फैक्टर है वो 1/r है, और ये आपने याद रखना है, ये क्यूमुलेटिव फैक्टर है 1 से इन्फिनिटी के कैश फ्लो का। जैसे एन्युटी टेबल पे N3 पे जाते हो, वो क्यूमुलेटिव फैक्टर है कितने सालों का, 1 से 3 का। एन्युटी टेबल में N10 पे जाओगे, वो कितने सालों का सम है, 1 से 10 का। और 1/r से भी क्यूमुलेटिव फैक्टर मिलता है, ये कितने सालों का सम है, 1 से इन्फिनिटी का। ठीक है जी, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि भाई 1/r 1 से इन्फिनिटी का सम है। अब इस चीज को सामने रखते हुए जरा इधर आ जाए डिस्काउंटिंग पे। पहला केस, एनुअल कैश पीवी होगी एनुअल कैश फ्लो मल्टीप्लाइड विद क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है जी, तो पहले केस में एनुअल कैश फ्लो 1000, दूसरे केस में भी एनुअल कैश फ्लो 1000, तीसरे केस में भी एनुअल कैश फ्लो 1000। कैश फ्लो तो सब में सेम है। अब क्यूमुलेटिव फैक्टर, पहले केस में हमें कहां से कहां तक का क्यूमुलेटिव फैक्टर चाहिए, 1 से इन्फिनिटी का। तो 1 से इन्फिनिटी का फैक्टर कहां से आता है, 1/r से। r तो वही 10% ही चल रहा है, यहां पे भी लीजिए जी, ये नॉर्मल एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। इलस्ट्रेशन 21, r यहां पे भी 10% ही है। नॉर्मल एन्युटी, नॉर्मल परपेचुटी 1000 एनुअल कैश फ्लो है, 1 से परपेचुटी इसका पीरियड है, तो 1 से परपेचुटी पीरियड का क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर 1/r से लिया जाता है। तो 10% अगर r है तो 1/r 1/0.1। ख्याल कीजिएगा, परसेंटेजेस को जब हम फार्मूला में फीड करते हैं तो एज फ्रैक्शन फीड करते हैं। 10% को हम 0.1 यहां पे फीड कर रहे हैं, 10% 10/100 तो हम फ्रैक्शन 0.1 बना के फार्मूला में फीड कर रहे हैं। दूसरा केस, 1000 को अगर इसको भी 1/r से मल्टीप्लाई करूं तो इज इट ओके भाई, 1/r तो यहां से इधर तक का सम है मेरा कैश तो पीछे भी पड़ा हुआ है, क्या करूं, मैन्युअली ऐड 1। मुझे तो कैश फ्लोज के लिए क्यूमुलेटिव फैक्टर चाहिए, यहां पे मेरे कैश फ्लोज ही 1 से परपेचुटी थे तो 1/r वाज गुड इनफ। यहां पे मेरे कैश फ्लो 0 से परपेचुटी हैं, मतलब आज से शुरू हो रहे हैं। नॉर्मली टुडे को हम 0 ले लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम टुडे भी कहते हैं, इसको 0 भी कहते हैं। तो नॉर्मली इस केस में मेरे कैश फ्लोज यहां से शुरू हो रहे हैं, तो इस सीरीज के लिए अगर मैं 1/r परपेचुटी करता हूं तो वो मेरी इन कैश फ्लोज के लिए फैक्टर बना है। ये कैश फ्लो मेरा अभी कवर नहीं हुआ, तो इस कैश फ्लो का फैक्टर क्यूमुलेटिव फैक्टर चाहिए, तमाम कैश फ्लोज का रिप्रेजेंटेटिव क्यूमुलेटिव फैक्टर चाहिए। तो मैन्युअली हम 1 ऐड कर देते हैं यहां पे, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 11000। वही एडजस्टमेंट जो हमने
एडवांस एन्युटी में पास ऑन की थी, सेम एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे एडवांस परपेचुइटी में पास कर दी 1/r से वैल्यू लेके। अब यहाँ पे अगर मैं 1/r लगाता हूं, इज इट ओके? ये ओके क्यों नहीं है कि भाई मुझे तो चाहिए 4 से परपेचुइटी और ये जो 1/r है ये तो है 1 से परपेचुइटी, तो क्या करें? जो नहीं चाहिए वो माइनस कर दो। 1 से 3 नहीं ना चाहिए इसमें से, ये क्यूमुलेटिव फैक्टर है 1 से परपेचुइटी का, मुझे चाहिए 4 से परपेचुइटी, तो 1 से 3 का फैक्टर माइनस कर दो, वो है 2.487। लीजिए जी, बताइए प्रेजेंट वैल्यू क्या आई? 7513। सिमिलर एडजस्टमेंट्स हैं जो हमने एन्युटी में की थी, एडवांस एन्युटी, डिलेड एन्युटी के लिए सिमिलर एडजस्टमेंट हमने परपेचुइटी के लिए भी यहाँ पे की, लेकिन बस 1/r के फैक्टर में। एन्युटी में हम एन्युटी टेबल से फैक्टर उठा के फिर उसमें एडजस्टमेंट डालते थे, परपेचुइटी से डील करते हुए हम 1/r का फैक्टर उठाएंगे एंड देन इफ एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड तो उसमें पास कर देंगे। वन से परपेचुइटी 1/r हो गया और माइनस कर दिया 1 से 3, तो नेट रिजल्ट 4 से परपेचुइटी बच गया, जो कि हमारी कैश फ्लो सीरीज का रिप्रेजेंटेटिव है। कैश फ्लो सीरीज का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 4 से परपेचुइटी। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, इलस्ट्रेशन 22 एक छोटी सी रिवीजन एक्टिविटी परपेचुइटी की डिस्काउंटिंग की। 4 एग्जांपल, इन चारों की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए जरा। जी, बताएंगे क्या वैल्यूज आ रही हैं? इलस्ट्रेशन 1, ठीक है जी। इन तमाम सॉल्यूशंस के फैक्टर्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, कोई हेल्प चाहिए, पूछिए। एन्युटीज एंड परपेचुइटीज से डील करना और एन्युटीज और परपेचुइटीज कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना। अच्छा, अब यहाँ पे हम ना टॉपिक के साथ साथ छोटे छोटे टूल सीखते जा रहे हैं। जैसे ये एन्युटी परपेचुइटी का हमने टूल सीख लिया, अब जरूरी नहीं कि अगले 2, 4, 5 दिन में हम जो सवाल करें उनमें हर सवाल में ये टूल आता रहे। कहीं नजर आएगा और कहीं नजर नहीं आएगा। मे भी शायद हमें फिर पास पेपर आज से 20 दिन बाद 15 दिन कर रहे हो, वहां पे कभी कोई एक सवाल में नजर आ जाए। लेकिन अगर आप रेगुलरली, पीरियोडिकली इन एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं करते रहोगे तो एग्जाम में कोई भी ट्रिक आ गई इसके ऊपर आप फेल हो जाओगे, क्योंकि ये बहुत रेगुलरली एडवांस लेवल पे या इस लेवल पे जिस पे हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, पास पेपर में टेस्ट नहीं हुआ हुआ। सो मेक श्योर प्रैक्टिस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट रिवीजन। रिवीजन मीन नोट्स को पढ़ना, इन इलस्ट्रेशन को देखना जिनसे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, और जो कि बड़ा एक रेगुलर फीचर होना चाहिए आपकी तैयारी का। जी, एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को यहाँ पे कोई गाइडेंस या हेल्प चाहिए, पूछिए।
अच्छा, जब एन्युटी परपेचुइटीज के साथ थोड़ी सी एनपीवी में अगर ये कॉन्सेप्ट हमें दिया जाए तो छोटी छोटी इलस्ट्रेशन है. व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कैश फ्लोज व्हेन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%. तो ये तो बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी. हमें बहरहाल इस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू लेनी है. ठीक है जी. कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी बताई गई है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है. इलस्ट्रेशन 25 को डिस्कस करें तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डिस्काउंट फैक्टर लाता हूँ 15% का, फिर यहाँ पे मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा और इसी क्वेश्चन को अगर मैं अपने आंसर के अंदाज में प्रेजेंट कर दूँ, तमाम कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी. ऑल्दो रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन अगर इन कैश फ्लोज का सम ले लिया जाएगा तो ये हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी. तो 150,000 सिंगल कैश फ्लो है. टाइमिंग आज की है, 0 की है, डिस्काउंट फैक्टर 1. 15,000 सिंगल कैश फ्लो है. सिंगल कैश फ्लो के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू टेबल यूज करते हैं जो पेज 456 पे है. तो 15% 1 ईयर 0.870. 20,000 2 ईयर, ये भी सिंगल कैश फ्लो है तो सिंगल कैश फ्लो वाला टेबल यूज करेंगे. 15% 2 ईयर 756. और ये सीरीज है तो सीरीज के लिए हम एन्युटी टेबल जो 457 पे अवेलेबल है उसको यूज करेंगे. और ये सीरीज क्या बता रही है? 3 से 12 तक. 3 से 12 तक के कैश फ्लो है तो 3 से 12 का फैक्टर कैसे बनाओगे? 1 से 12 उठाओ पहले. 15% 12 साल. 15% 12 साल कितने है जी? 5.421. और इसमें लेस कर दोगे 1 से 2. 15% 2 साल 1.626. लीजिए जी, आप अब हर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू ले सकते हैं. बताइए मुझे पहला कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव 150,000. दूसरे कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू 13050. तीसरा कैश फ्लो 15120. और आखिरी कैश फ्लो जो कि एन्युटी है, डिलेड एन्युटी है 94875. और इन सब का सम कर लीजिए तो एनपीवी बन जाएगी नेगेटिव. और ये पॉजिटिव फिगर को ऐड कीजिए. नेगेटिव आ रही है कितनी? 23955. कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ली और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू भी हमने शो कर दी 26. जी ये इलस्ट्रेशन 26 जरा इसकी बताइए प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है? एनपीवी. इसकी एनपीवी कैलकुलेट करनी है. बताइए इलस्ट्रेशन 26 की एनपीवी क्या आ रही है? किसी कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस हेल्प चाहिए, आई एम अवेलेबल इन द क्लास, मुझसे पूछ लीजिएगा. अब ये प्रोजेक्ट है जिसमें सिंगल कैश फ्लोज भी हैं, जिसमें डिलेड एन्युटी भी है और इसमें डिलेड परपेचुइटी भी है और हमें इसकी एनपीवी कैलकुलेट करनी है.
फॉर योर वेरिफिकेशन मैंने फैक्टर्स आपके सामने लिख दिए हैं ताकि आप अपनी कैलकुलेशन को यहाँ से वेरीफाई कर सकें। ठीक हो गया? फैक्टर्स ठीक आ रहे हैं वहाँ से? ठीक हो गया? ठीक लग रहा है जी। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो पूछिए। एनपीवी यहाँ से आ रही है कितनी जी? 54603 एंड इट इज पॉजिटिव। ये हमारी एनपीवी है। एनपीवी कैलकुलेट करके हमसे कहा गया था। सो एन्युटीज और परपेचुइटीज के साथ प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी अगर करनी हो तो कैसे हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं? एन्युटी परपेचुइटी कैश फ्लोज को डील करके। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। हमारा ये डिस्कशन आज की कंक्लूड हुई। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर थर्सडे को जब मिलेंगे तो यहाँ से डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के मजीद कुछ टूल सीखेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।